कई दिनों से बारिश बिना रुके बरस रही थी। गांव की गलियां पानी और कीचड़ से भर चुकी थी। रामू अपने कच्चे घर के बाहर खड़ा था और उसकी आंखों में मौसम से ज्यादा आने वाले खतरे की चिंता थी। रामू, ये बादल थमने का नाम ही नहीं ले रहे। जमीन पूरी भीग गई है, दीवारें भी नरम पड़ने लगी हैं। सीता, आंगन का पानी अब दहलीज तक आ गया है। अगर रात भर ऐसे ही बरसा तो घर के अंदर भी भर जाएगा। गोपाल, बाबू, क्या हमारा घर गिर जाएगा? गुड़िया, अम्मा, मुझे डर लग रहा है। बाहर सब कुछ काला काला दिख रहा है। डर मत, मैं यहीं हूँ। तुम दोनों अंदर चलो और एक जगह बैठो। रामू घर के पिछले हिस्से तक गया। वहाँ से बारिश का पानी सीधे दीवार के पास जमा हो रहा था। मिट्टी की दीवार फूलकर भारी हो चुकी थी। हे भगवान, ये तो सच में बहुत खराब लग रहा है। क्या हम मुखिया जी के घर चले? उनका घर ऊंचाई पर है। अभी दिन है, रास्ता खुला है, लेकिन अगर पानी और बढ़ा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाबू, क्या हम अपने कपड़े और किताबें साथ ले जाएं? हाँ, जितना जरूरी है उतना ही बांध लो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। जान पहले है, सामान बाद में। तभी छत के एक कोने से मिट्टी का टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। आवाज छोटी थी, लेकिन उसके असर ने सबके चेहरों का रंग उड़ा दिया। अब यही चेतावनी है, अब कोई देर नहीं। बच्चों, मेरे पास आओ, हाथ मत छोड़ना। मैं आगे चलूंगा। सीता, तुम बीच में रहना। गोपाल, गुड़िया का हाथ पकड़े रहना। जी बाबू, मैं नहीं छोड़ूंगा। रामू ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। मिट्टी की दीवारों वाला वही छोटा घर, जिसमें हंसी, मेहनत और उम्मीदें बसी थी। अब उसे छोड़ना मजबूरी बन गया था। सही कर रहे हो रामू, मेरे आंगन में भी पानी भर गया है। रात तक हाल और बिगड़ेगा। बरगद वाले मोड़ पर पानी तेज बह रहा है। बच्चों को संभाल कर ले जाना और नाले के पास मत जाना। ठीक है, हम ऊंचे रास्ते से जाएंगे, तुम भी जल्दी निकलना। आखिरकार वे मुखिया के घर पहुँचे। बरामदे में कई परिवार सिमटे बैठे थे, भीगे कपड़े, थके चेहरे और डरी आंखें। मुखिया, मैंने लोगों से कहा है, रात यहीं काटो, सुबह देखेंगे किसे क्या मदद चाहिए। रामू ने राहत की सांस लेने की कोशिश ही की थी कि अचानक दूर से गीली मिट्टी टूटने जैसी भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। आवाज गांव के किनारे की दिशा से आई थी। रामू बरामदे के किनारे खड़ा अंधेरे और बारिश के पार देखने की कोशिश करता रहा। अगर रात और भारी हुई तो सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का क्या होगा? रात की बेचैनी अभी आंखों में बाकी थी, लेकिन सुबह होते ही रामू सीधे अधूरी नाव के पास आ खड़ा हुआ। हर चेहरा यही कह रहा था कि अगला पानी पहले से भारी पड़ सकता है। तुमने रात भर आंख भी नहीं मूंदी। थोड़ा बैठ जाओ, फिर काम शुरू करना। बैठने का समय निकल चुका है। अगर नाव आज मजबूत नहीं हुई तो कल किसी का भी सहारा नहीं बचेगा। बाबू, मैं रस्सी पकड़ लूं? ये वाली लकड़ी बार बार हिल रही है। हाँ बेटा, कसकर पकड़, मैं गांठ चढ़ाता हूँ। ढांचा अभी ढीला है, इसे जकड़ना पड़ेगा। रामू भीगी लकड़ियों को सीधा करता, उन्हें रस्सियों से खींचकर बांधता और हर जोर को हाथ से दबाकर परखता। उसकी उंगलियां सूज चुकी थी, पर उनमें रुकने की आदत नहीं थी। नाव खड़ी रही तो घर फिर बन जाएगा। जो बचा है उसे बचाने का यही रास्ता है। ये देखो, मैंने मिट्टी में भूसा भी मिला दिया है। इससे पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाएगी ना। ठीक किया, सूखने पर यह जल्दी नहीं छूटेगा। और गोपाल, अगर कोई खाली हो तो कहो, 2 हाथ और लगा दे। ये नाव अब सिर्फ हमारी नहीं रही। थोड़ी देर में नाव के पास अकेलापन नहीं रहा। रात की दहशत ने गांव वालों को समझा दिया था कि अब हर हाथ की कीमत है। अधूरी नाव के चारों ओर लोग जमा होने लगे और उम्मीद पहली बार काम की शक्ल में दिखी। मुखिया, रामू, क्या क्या कमी है, साफ बताओ। सबसे पहले नीचे का पेटा संभालना है, फिर किनारों को कसना है, वरना पानी में उतारते ही ये हिल जाएगी। मैं अपने आंगन की पुरानी बांस की बल्लियां भेजता हूँ, उनसे सहारा मिल जाएगा। अच्छा है, दरारें जितनी बंद होंगी उतना भरोसा बढ़ेगा। काम बांटते ही रफ्तार बढ़ी। कोई गांठ कस रहा था, कोई बोरी काट रहा था। रामू बीच में झुककर हर जोड़ जांचता, फिर अगले हिस्से पर लग जाता। घर फिर बन सकता है। लोग बचे रहे तो सब फिर खड़ा हो जाएगा।
इतने में हवा का रुख बदला। दूर से एक भारी आवाज सुनाई दी। सबके हाथ एक पल को रुक गए। मुखिया जी, पानी ने पुराना बांध काट दिया। धारा सीधी हमारी तरफ मुड़ रही है। जरूरत पड़ी तो अधूरी ही उतारनी होगी। अब लौटने का समय नहीं है। लड़के की बात खत्म होते ही सबके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे और ढीली लगने लगी। कई लोग हांफते हुए भागे चले आ रहे थे। उनके कपड़े भीगे थे, बच्चों को कंधों पर उठाया हुआ था और चेहरों पर वही घबराहट थी जो डूबते हुए आदमी की आंखों में उतर आती है। गांव वाला, रामू, नाव इधर ले आ। पानी पीछे से चढ़ता आ रहा है। मेरे बच्चे को पहले बैठा ले भाई। घर में घुटनों तक पानी भर गया है। गोपाल, बाबू, ये तो वही लोग हैं जो चौपाल में हंस रहे थे। अभी बातों का समय नहीं है, पहले देखो कितने लोग हैं। रामू ने एक पल के लिए उन चेहरों को गौर से देखा। वही आंखें, वही आवाजें। बस फर्क इतना था कि उस दिन उनके होठों पर ताना था और आज विनती थी। जो बच्चा, बूढ़ा और घायल है वही पहले चढ़ेगा, बाकी लोग यहीं ठहरेंगे। मुखिया, सब लाइन में खड़े रहो, धक्का मत दो। नाव एक साथ सबको नहीं ले जाएगी। लेकिन पानी रुकेगा नहीं। अगर देर हुई तो हम बह जाएंगे। सीता, चिल्लाने से नाव बड़ी नहीं हो जाएगी, समझदारी से चलो। जैसे जैसे और लोग पास आए, रामू के कानों में चौपाल की पुरानी हंसी फिर गूंजने लगी। नाव बनाएगा, अपने को बड़ा समझता है। वे शब्द पानी से भी ज्यादा ठंडे थे। गांव वाला, रामू, जल्दी कर। तू तो कहता था नाव काम आएगी, अब दिखा। सीता, बात करने का यही ढंग है? मदद मांग रहे हो या हुक्म चला रहे हो? मैं सबको निकालूंगा जितना मेरे बस में है, लेकिन पहले सच सुन लो। नाव अधूरी है, पानी तेज है और हर चक्कर जोखिम है। गांव वाली, हम मानते हैं, जो कहोगे वही करेंगे। ये वही भीड़ थी जो कभी रामू को बीच चौपाल में छोटा साबित करना चाहती थी। अब वही लोग उसकी आंखों में दया खोज रहे थे। अपमान की राख के नीचे दबा क्रोध फिर से सुलग उठा। गांव वाली, तू अब बदला ले रहा है क्या? बदला? बदला लेना होता तो नाव बनाता ही क्यों? जिस दिन तुम हंस रहे थे उसी दिन छोड़ देता सब। मुझे तो उस दिन भी अकेले ही काम करना पड़ा था, कीचड़ में, धूप में, तानों के बीच। तब किसी ने नहीं पूछा था कि मैं डूबा तो नहीं। मुखिया, जो सुनना है सब सुनो। आज अगर यह नाव न होती तो हम सब फंस चुके होते। क्रोध बाहर आ चुका था, लेकिन उसी क्रोध ने रामू की कमर और सीधी कर दी। वह टूट नहीं रहा था, वो अपने अपमान को काम में बदल रहा था। तभी स्कूल भवन के पास से एक आदमी चिल्लाया, हरिया नहीं दिख रहा। वह पीछे अपने घर अनाज लेने गया था और भीड़ में लौट नहीं पाया। गोपाल, बाबू, उसका घर तो पुराने बांध वाली गली में है। उधर पानी सीधा जा रहा है। सीता, हरिया, वही जो चौपाल में सबसे आगे हंस रहा था? एक तरफ वे लोग थे जो खुले में फंसे थे, दूसरी तरफ वह आदमी जिसने रामू के आत्मसम्मान को सबसे गहरी चोट दी थी। पानी दोनों तरफ बढ़ रहा था, पर समय सिर्फ एक दिशा में जा रहा था। सीता, रस्सी उठा। गोपाल, बांस ले। हम हरिया के घर जाएंगे। लेकिन रामू, वो आदमी जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। अगर मैं आज उसे छोड़ दूं, तो जिंदगी भर खुद की आंखों में नहीं देख पाऊंगा। धारा के बीच एक छोटी बच्ची हाथ पांव मारती बह रही थी। नाव डगमगाई, पर रामू की नजर सिर्फ उसी पर टिकी रही। रामू, दाईं तरफ बच्ची उधर है, थोड़ा और पास ले जा। चुप रह गोपाल, नाव सीधी रख। एक पल भी देर हुई तो बच्ची हाथ से निकल जाएगी। मैं तुझे पकड़े हूँ, तू बस हाथ बढ़ा। ए बिटिया, डर मत, मेरा हाथ पकड़। अगले ही क्षण रामू ने पूरी ताकत से बच्ची की कलाई पकड़ ली। एक लहर नाव से टकराई। नाव बुरी तरह हिली, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसने बच्ची को ऊपर खींचा और सीता की मदद से नाव के भीतर लिटा दिया। मेरी बच्ची, ओ मेरी बच्ची। बिटिया, आंखें खोल, तू सुरक्षित है। बच्ची की माँ रोते हुए नाव के किनारे तक झुकी।
और रामू को ऐसे देख रही थी जैसे उसने उसकी दुनिया वापस लौटा दी हो। रामू के चेहरे पर जमा पुराना गुस्सा पहली बार ढीला पड़ने लगा। और फिर हरिया का घर आया। पानी खिड़की तक चढ़ाया था। भीतर से हरिया की पत्नी मदद के लिए चिल्ला रही थी और हरिया टूटी चौकी पर खड़ा छत के सहारे खुद को संभाले हुए था। हरिया, रामू, रामू, हमें निकाल ले। हरिया, ये रस्सी पकड़, अपनी पत्नी की कमर में पहले बांध। हरिया की पत्नी, मैं नहीं, पहले इन्हें निकालो, ये गिर जाएंगे। बहस मत करो, जो कह रहा हूँ वही करो। तीनों ने मिलकर रस्सी खींची। हरिया की पत्नी खिड़की से बाहर निकली और नाव की तरफ खिंचाई। सीता ने उसका हाथ पकड़कर भीतर खींच लिया। रामू ने बिना सोचे बांस उठाया, नाव के किनारे पर चढ़ा और खुद खिड़की की ओर बढ़ गया। बांस घर और नाव के बीच कामता पुल बन गया। हरिया, रामू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे लगा था तू नहीं आएगा। मुझे भी लगा था कि शायद ना हो, पर इंसानियत गुस्से से बड़ी निकली। मैं शर्मिंदा हूँ। जिंदा रहा, फिर ठीक से शर्मिंदा होना। अब ये रस्सी बांध। तभी पीछे से दीवार का हिस्सा टूटकर पानी में गिरा। लहर ने दोनों को जोर से झटका दिया। हरिया का पैर टूटी लकड़ी में फंस गया। रामू, मेरा पैर फंस गया। हिल मत, मैं छुड़ाता हूँ। रस्सी तनी, नाव झुकी और अगले पल हरिया पानी से घिसकता हुआ नाव तक पहुंच गया। पीछे मुड़ते ही सबने देखा, घर पूरी तरह पानी में समा चुका था। हरिया, रामू, तूने मेरी जान बचा ली। जान की कीमत समझ में आ जाए, बस इतना काफी है। लौटती नाव में अब कोई शोर नहीं था, सिर्फ पानी की आवाज थी और उन सांसों की जो मौत के मुंह से लौट कर आई थी। दूर बादलों के पीछे से हल्की रोशनी उतरने लगी। हरिया, रामू, मैंने तुझे कई बार सबके सामने छोटा किया। आज अगर तू चाहता तो मुझे छोड़ सकता था। छोड़ सकता था, पर फिर मैं भी तेरे जैसा ही छोटा हो जाता। सीता, आदमी की पहचान उसके गुस्से से नहीं, उसके फैसले से होती है। मुखिया, आज पूरे गांव ने देख लिया कि असली ताकत किसमें है। हरिया, रण चुकाना है तो बताओ रामू। रंड चुकाना है तो आगे से किसी गरीब का अपमान मत करना, मुसीबत में हाथ पकड़ना, धक्का नहीं देना। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। स्कूल के पास पहुंचते ही लोग दौड़कर नाव के चारों ओर जमा हो गए। बचाई गई छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ छोड़कर रामू के पास आई और चुपचाप उसके भीगे हाथ को पकड़ लिया। बच्ची, काका, मैं अब नहीं डर रही। बस यही हिम्मत बनाए रखना। मुखिया, सुन लो सब लोग, आज से इस गांव में किसी की इज्जत उसके धन से नहीं, उसके कर्म से होगी। सिर झुक जाए तो अच्छा है, बस दिल उठना चाहिए। पानी अभी उतरा नहीं था, नुकसान भी बहुत था, पर उस दिन गांव ने एक जरूरी चीज बचा ली थी, अपनी मानवता। रामू ने बदला लेने का रास्ता छोड़कर जीवन बचाने का रास्ता चुना और उसी चुनाव ने सबको बदल दिया। हर रोज एक नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके जैसे कहानी के दीवानों का यहाँ स्वागत है।